अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवेल्स बाय नादिया। आई होप कि आप खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए शगुफ्ता की हौलनाक कहानी का 18वीं किस्त सुनते हैं। तारों भरा आसमान साफ और रोशन था, जिससे आसपास का इलाका काफ़ी रोशन था। अचानक नासिर चलते चलते ठिठक कर रुका। उसे यूं लगा था जैसे कोई इनके पीछे पीछे आ रहा हो, मगर नासिर को धड़कती हुई तारीकी के सिवा कुछ दिखाई न दिया। नासिर इसे अपना वहम समझकर फिर चल पड़ा। नासिर भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ। कोई ऐसी जगह तुम्हें नज़र नहीं आती जहाँ ज़रा सी देर के लिए सस्ता लिया जाए? साजिद ने चलते चलते कदरे हाँफती हुई आवाज़ में कहा। नासिर ने रुककर दाएं बाएं देखा। करीब ही इसे एक मोटे से तने वाला दरख्त नजर आ गया। वो साजिद को लेकर वहां जा पहुंचा। कुदरती तौर पर 2-3 मोटे तने जुड़कर एक वसी फैलाव रखने वाले दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गए थे, मगर इसकी भी सारी शाखें सूखी हुई थीं। एक पत्ता तक नहीं था। बिल्कुल टुंड मुंड दरख्त था। चांद की तिलिस्माती ठंडी रोशनी में खिजा रसीदा दरख्त बड़ा पुरस्कार मंजर पेश कर रहा था, जैसे कोई भारी भरकम अफरीत अपने कई हाथों और बाजुओं को फैलाए खड़ा हो। वो दोनों इस दरख्त के मोटे और कुशादा तने से पुष्ट टिका के बैठ गए। नासिर भाई, हमने रात में निकलकर गलती तो नहीं की? चंद सानियों की धड़कती हुई खामोशी के बाद साजिद ने नासिर को मुखातिब करके कहा। नहीं नहीं, सांसियों की बस्ती में दाखिल होने का यही वक्त ज़्यादा मुनासिब रहेगा, नासिर ने जवाबन कहा। लेकिन नासिर भाई, हमें इनकी आबादी में जाने की क्या ज़रूरत है? हमें तो सिर्फ चमाई के मंदिर तक ही पहुंचना है, साजिद ने कदरे उलझे हुए लहजे में कहा। तुमने शायद इस पुजारी की बात पर ध्यान नहीं दिया था, नासिर बोला। चमाई का मंदिर जिस घने और तारीक जंगल में है, सांसियों की झोपड़ियां भी वहीं करीब में वाक़ हैं। तो गोया इसका मतलब है कि हमें इनकी आबादी के बीच से गुजरना होगा, साजिद के लहजे में तशवीश थी। यकीनन, नासिर ने हौले से कहा। अचानक इसे सामने वाले एक निस्बतन छोटे और कम शाखों वाले टुंड मुंड दरख्त के अकब में एक साया हरकत करता दिखाई दिया। नासिर बुरी तरह ठिठका। ये कौन है? वो बेख्तियार बुड़बुड़ाया। उसकी धड़कती नजरें हिनोज इस दरख्त पर मरकूज थीं। कौन है नासिर भाई? साजिद ने जल्दी से पूछा। कोई छुपा हुआ महसूस हो रहा है, नासिर ने सरसराती सरगोशी में कहा, और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वो साजिद को वहीं छोड़कर धीरे धीरे सामने वाले दरख्त की जानिब बढ़ने लगा। उसका दिल सीने में तेजी के साथ धड़क रहा था। अभी वो दरख्त के करीब पहुंचा था कि अचानक इसे एक हल्की गुर्राहट सुनाई दी। वो ठिठक कर वहीं रुक गया। इसे दरख्त के मोटे तने के अकब में चांद की मध्यम रोशनी में कोई छुपा हुआ दिखाई दिया। वो किसी जानवर का साया था, जिसकी पिछली दोनों टांगें में दुम साफ नजर आ रही थी। नासिर किसी खूंखार दरिंदे के तसव्वुर से अब उल्टे पैरों पीछे हटने लगा। तब अचानक ही वो दरिंदा दरख्त की आड़ से बरामद हुआ, जिसे देखकर नासिर के पूरे वजूद में कपकपी तारी हो गई। वो एक काले रंग का शेर था। इसकी आंखें बहुत छोटी और चुंदी चुंदी थीं, मगर इनमें बला की सुर्खी और वहशत मुतरश्शे थी। नासिर इस स्याह और खूंखार दरिंदे से इस कदर खौफजदा हो गया कि उसकी टांगें लरजने लगीं। नतीजतन उसके पीछे हटते हुए कदम लड़खड़ाए और वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। वो जैसे ही भुरभुरी मट्टी वाली ज़मीन पर गिरा, ठीक उसी वक्त वो स्याह रंग का दरिंदा अपनी चुंदी चुंदी सुर्ख आंखों से घूरता हुआ तेजी से उसकी जानिब लपका। उसके हलक से गुर्राहट उबल रही थी। नासिर का खून खुश्क हो गया। उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। मौत को सामने पाकर उसके असाब यकदम ही जवाब दे गए थे। इधर साजिद ने भी इस स्याह दरिंदे की गुर्राहटें सुन ली थीं। वो मतोहिश सा होकर उठ खड़ा हुआ और नासिर को पुकारने लगा। इधर इस स्याह दरिंदे ने भी नासिर के अलावा सामने एक और शख्स को देखा तो वो नासिर के बिल्कुल करीब पहुंचकर रुक गया। इसका और नासिर का दरमियानी फासला सिर्फ चंद फीट का रह गया था। नासिर का लहू मुंजमद हो चुका था। एक खूंखार और खौफनाक दरिंदे को बिल्कुल अपने सर पर पाकर उसके हवास जवाब दे गए थे। उसके वजूद की जैसे सारी कुव्वत सल्ब हो चुकी थी। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत न हो पा रही थी कि वो उठकर भागने की ही कोशिश कर लेता। दूसरी तरफ साजिद
حیران پریشان کھڑا تھا۔ اسے درندے کی خطرناکی کا اندازہ نہیں تھا، نہ ہی ناصر اسے کوئی جواب دے پا رہا تھا۔ ناصر کو یہ دیکھ کر ذرا ہمت ہوئی کہ کالا شیر قریب پہنچنے کے بعد رک گیا تھا، نیز وہ اب اس کی طرف گھورنے کی بجائے ٹکٹکی باندھے ساجد کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ ناصر یہی سمجھا کہ شاید یہ کالا شیر اب ساجد پر جھپٹے گا، مگر وہ خود حیران تھا کہ کالا شیر اپنی جگہ سے ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ یوں ناصر نے ذرا حوصلہ پکڑا اور لیٹے لیٹے پیچھے کی طرف سرکنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی وہ ساجد کے قریب پہنچا، ادھر کالے شیر نے بھی دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ناصر کی مارے دہشت سے ابھی تک گھگی بندھی ہوئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے کالے شیر کو تکے جا رہا تھا۔ اس شیر کی آنکھوں میں جانے کیسی مقناطیسی کشش تھی کہ ناصر گم سم ہو کر رہ گیا تھا۔ ساجد نے ناصر کی موجودگی کو محسوس کر کے اس سے دوبارہ کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ بمشکل ناصر کے منہ سے بے ربط نکلا، شیر۔ کیا کیا؟ ساجد زور سے چلایا۔ اس اثنا میں وہ کالا شیر ساجد کو گھورتا ہوا قریب آ گیا۔ تب ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ وہ کالا شیر اپنی دم ہلانے لگا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ساجد کے بالکل قریب آ کر اس کی ٹانگوں سے اپنے وجود کو مس کرنے لگا۔ پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ ساجد، اپنی جگہ سے بالکل مت ہلنا، ناصر نے ہلکی سرگوشی میں اس سے کہا۔ ساجد نے بھی اپنی ٹانگوں کے ساتھ کسی جانور کے وجود کا لمس محسوس کر لیا تھا۔ ناصر بھائی، کچھ تو بتاؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ ناصر خود حیران تھا۔ اس کا ڈر اور خوف اب شدید حیرت میں بدل گیا تھا۔ تب ناصر نے ساجد کو بتایا، ساجد، ایک کالا شیر تمہارے قدموں میں سر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ابھی ناصر نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ شیر اپنی جگہ سے اٹھا اور چند قدم آگے بڑھنے کے بعد رک گیا، پھر دوبارہ ان کی طرف دیکھ کر اپنی دم ہلانے لگا۔ ناصر کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تب وہ کالا شیر دوبارہ ان کی طرف پلٹا، ہولے سے غرایا، پھر آگے بڑھا اور رک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اب وہ اپنی دم کو بھی زور زور سے ہلانے لگا۔ میرا خیال ہے یہ ہمیں کہیں لے جانا چاہتا ہے، آؤ، ناصر نے جیسے کالے شیر کا اشارہ بھانپنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تو ساجد نے بھی ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ دونوں اس کالے شیر کے عقب میں چلنے لگے۔ کالا شیر ان کے آگے آگے چلنے لگا۔ رات گہری ہونے لگی تھی۔ آسمان پر ٹکے تباہ چاند کی طلسماتی روشنی سے اطراف کا ماحول خاصی حد تک منور تھا۔ وہ دونوں کالے شیر کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور تھوڑی دیر بعد ناصر کو سامنے چاند کی روشنی میں ایک بوسیدہ عمارت کا ہیولہ نظر آنے لگا۔ وہ شیر اس کھنڈر نما عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ ناصر یکدم رک گیا۔ ساجد کے قدم بھی زمین میں گڑ گئے۔ ہم کہاں آ گئے ہیں ناصر بھائی؟ ساجد نے پوچھا۔ ناصر نے بتایا کہ یہ شیر ہمیں ایک کھنڈر کے قریب لے آیا ہے، پتہ نہیں یہ کیا اسرار ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ساجد نے کچھ سوچنے کے بعد پرخیال لہجے میں کہا، ناصر بھائی، لگتا ہے یہ شیر ہماری کوئی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہاں گیا؟ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، ناصر نے بھی جیسے کچھ بھانپتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہوگا، آؤ۔ کالا شیر انہیں رکتا دیکھ کر اپنی گردن موڑے ان کی طرف دیکھنے لگا اور دوبارہ اپنی دم ہلانے لگا۔ پھر جب ان دونوں نے اس کی طرف آگے قدم بڑھائے تو اس نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں اب کالے شیر کے پیچھے چلتے ہوئے کھنڈر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ ایک ٹوٹا ہوا بوسیدہ سا وسیع ہال نما کمرہ تھا، جس کی چھت امتدادی زمانے سے منہدم ہو کر گر چکی تھی۔ اس کا ملبہ آس پاس بکھرا ہوا تھا۔ وہ کالا شیر ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک ایک آہٹ پر یہ لوگ بری طرح ٹھٹکے۔ کالا شیر بھی ٹھٹکے ہوئے انداز میں رک گیا تھا۔ ناصر نے عقب میں گردن موڑ کر دیکھا تو اسے 4-5 افراد تیزی سے اندر داخل ہوتے دکھائی دیے۔ ان سب کے ہاتھوں میں کرولیاں اور برچھیاں تھیں، جن کے پھل ٹوٹی ہوئی چھت سے پڑتی چاندنی میں چمک رہے تھے۔ کالا شیر ان لوگوں کی موجودگی محسوس کرتے ہی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار سے جست لگا کر باہر نکل چکا تھا۔ وہ پانچوں افراد ہاتھوں میں کرولیاں اور برچھیاں تھامے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے اور ان دونوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ناصر کے چہرے پر تشویش کے آثار امنڈ آئے۔ اس نے ساجد کے کان میں سرگوشی کر کے اسے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ ساتھ ہی ناصر کو اس بات پر حیرت بھی تھی کہ آخر وہ پراسرار کالا شیر کدھر غائب ہو گیا۔ تاہم اس نے اپنے حواس بحال رکھے،
वो पांचों अफराद तनुमंद और स्याह रंगत के थे। इनके ऊपरी जिस्म बरहना थे और नीचे धोती टाइप कोई तहदार कपड़ा लपेट रखा था। उनके सर गंजे थे और कानों में पीतल के बाले झूल रहे थे। उनकी आंखों में वहशतें हिलकोरे ले रही थीं, अलबत्ता इनके कद्दो कामत दबते हुए थे। कौन हो तुम लोग? इनमें से एक ने दुरुस्त लहजे में नासिर को घूरते हुए पूछा। वो निस्बतन ज़्यादा डील डोल का मालिक था। नासिर को कुछ कुछ अंदाज़ा हुआ था कि ये लोग सांसी कबीले के अफराद ही हो सकते थे, ताहम वो अपने हवास बाहर रखते हुए बोला, हम शाहपुर से आए हैं, एक अखबार के लिए काम करते हैं। तारीखी मकामात की सैर करना और इन बरसों पुराने खंडरात के बारे में लिखना हमारा पेशा है। नासिर की बात सुनकर एक दूसरा बगौर इन दोनों का जायज़ा लेते हुए मकरू मुस्कुराहट से बोला, तुम्हारी ये चालाकी काम नहीं आ सकती, क्योंकि हम तुम्हें अच्छी तरह जान गए हैं कि तुम कौन हो। मुकद्दस जाफर मूस ने हमें सब बता दिया है। उसकी बात सुनकर नासिर और साजिद का दम खुश्क होने लगा। ये दोनों इन पांचों खूंखार सांसियों के घेरे में बुरी तरह फंस चुके थे। तुम दोनों अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तीसरे ने इन्हें घूर कर गुर्राते हुए कहा, और इसके साथ ही ये पांचों अपने हाथों में बर्छियां और करोलियां लहराते हुए अपना घेरा तंग करने लगे। नासिर को अपनी मौत साफ नजर आने लगी। वो तन्हा और निहत्था था। इन पांचों खूंखार और तनुमंद सांसियों से नहीं लड़ सकता था, जो कि जाफर मूस के पुजारी थे। तब फिर अचानक खंडर के अंदर एक धाड़ गूंजी। इनकी तरफ बढ़ते हुए वो पांचों सांसी बुरी तरह ठिठके। ठीक इसी वक्त एक दरिंदे ने इन पर जस्त लगाई थी। नासिर ने देखा, ये वही पुरस्रार काला शेर था। इसने सबसे पहले एक सांसी की गर्दन को अपने जबड़ों तले नोकीले दांतों से उधेड़ डाला और फिर दूसरे को नोकीले नाखूनों वाला पंजा मारकर उसका चेहरा नोच डाला। बाकी तीनों सांसी काले शेर के मुकाबले पर डट गए। इनके अंदाज़ो अतवार बड़े जंगजुआना तर्ज के थे। नासिर और साजिद एक कोने में सिमट गए थे। वो तीनों सांसी अपने हाथों में करोलियां तोले काले शेर को घेरे में लिए हुए थे। काला शेर इनमें से किसी एक पर जस्त लगाने के लिए पर तोल रहा था और इनकी तरफ घूर घूर कर गुर्रा रहा था। तब फिर अचानक ही इसने एक सांसी पर छलांग लगा दी। वो सांसी भी इस हमले के लिए पहले ही चौकस था। उसने फौरन झुकाई दी और फिर जैसे ही काला शेर जमीन पर आया, वो तीनों सांसी इस पर झपट पड़े। एक ने अपनी करोली का वार उसके पहलू पर किया और दूसरे ने गर्दन पर, जबकि तीसरे को वार करने का मौका न मिल सका। काले शेर ने एक जोरदार धाड़ मारी और पलटकर अपना पंजा एक सांसी की गर्दन पर मारा और उसकी गर्दन उधेड़ डाली। वो करिया चीख के साथ वहीं ढेर हो गया। तीसरे सांसी ने काले शेर के पेट पर अपनी करोली घोंपने की कोशिश की तो काले शेर ने जख्मी होने के बावजूद उसका नरखरा अपने भयानक जबड़े में दबोच डाला और वो बुरी तरह तड़पने लगा। जो सांसी अकेला बचा था, इसे दोबारा काले शेर पर हमले की जुर्रत न हो सकी थी। चुनाचे उसने भागने में ही आफियत जानी और बाहर को दौड़ लगा दी। काला शेर अपने दूसरे शिकार को ठिकाने लगाने के बाद हाँफने लगा। उसकी गर्दन और पहलू से खून निकल रहा था। उसने तीसरे फरार होने वाले सांसी का ताक़ुब नहीं किया था। नासिर फौरन शेर की तरफ बढ़ा और उसके जख्मों का जायजा लेने लगा, मगर वो क्या कर सकता था सिवाय दुख और अफसोस के। काले शेर ने नासिर की तरफ देखा, फिर अपने जख्म पर जुबान फेरने लगा। इसके बाद वो बमुश्किल उठा और अपनी दुम हिलाता हुआ एक गोशे की तरफ बढ़ गया। नासिर ने साजिद को जल्दी जल्दी मुख्तसरन सारी सूरत हाल से आगाह किया और इसे लेकर शेर के पीछे पीछे चल दिया। काला शेर एक इंतहाई बईद तरीन गोशे में आकर अपने दोनों अगले पंजों से जल्दी जल्दी जमीन खुरचने लगा। नासिर और साजिद तंबाखुर से खड़े थे। नासिर बगौर उसकी ये हरकत देख रहा था। काले शेर ने आईने वाहिद में एक खासा गहरा गड़ा खोद डाला और फिर अपना मुंह गड़े में डालकर जब बाहर निकाला तो नासिर ने देखा कि इसके जबड़ों में एक चौड़े फल वाली कुल्हाड़ी दबी हुई थी, जो इसने साजिद के करीब उसके कदमों में रख दी। इसके बाद एक नज़र इन दोनों को बारी बारी देखा और धीरे धीरे चलता हुआ खंडर से बाहर निकल गया। नासिर ने फौरन आगे बढ़कर साजिद के कदमों से वो कुल्हाड़ी उठा ली और अपने दोनों हाथों में पकड़कर बगौर उसका जायजा लेने लगा। इस कुल्हाड़ी का फल तेज धार था और खासा चौड़ा भी था, लेकिन दस्ता बहुत पुराना मगर मजबूत लकड़ी का था। मजमूई तौर पर नासिर को ये कुल्हाड़ी कदीम तर्ज की महसूस हुई थी। साजिद को इस बारे में बताया।
साजिद जरा उलझ सा गया। इसकी समझ में नहीं आया कि आखिर इस पुरस्कार काले शेर का इसके कदमों में कुल्हाड़ी रखने का आखिर क्या मकसद था। लेकिन नासिर कुछ समझने लगा था कि इसका क्या मतलब था। लिहाजा उसने साजिद से कहा कि साजिद, काले शेर ने ये कुल्हाड़ी सिर्फ तुम्हारे कदमों में रखी थी, जिसका एक ही मकसद हो सकता है, और वो ये कि कुल्हाड़ी तुम्हारे लिए है और जाफर मूस के बुत को सिर्फ तुम ही मिस्मार कर सकते हो। लेकिन नासिर भाई, मैं तो देख ही नहीं सकता। मैं किस तरह इस कुल्हाड़ी से जाफर मूस के बुत को पाश पाश कर सकता हूँ। इसकी बात सुनकर नासिर ने इसे हौसला देते हुए कहा, साजिद, अल्लाह ने अब तक हमारी सारी रुकावटें दूर की हैं, वो आगे भी हमारी मदद करेगा। फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। मगर वो काला शेर कहाँ चला गया? वो क्या मामला था? साजिद ने पूछा। नासिर एक गहरी सांस खारिज करके बोला, साजिद मियाँ, हम जिन पुरस्कार और नाकाबिल यकीन हालात से गुजर रहे हैं, इनमें सब मुमकिन है। हो सकता है इस पुरस्कार काले शेर का ताल्लुक कभी शहीद नेक शाह से रहा हो। आओ अब आगे बढ़ें। एक सांसी भाग चुका है, ऐसा न हो दूसरा भी अपने दीगर साथियों को भी वो यहाँ बुला ले, नासिर ने कहा। और फिर जब दोनों खंडर से बाहर निकलने लगे तो नासिर ने मुर्दा पड़े सांसियों की 2 अदद करोलियाँ उठा लीं और अपनी टांगों की दोनों पिंडियों पर बांध लीं। कुल्हाड़ी अलबत्ता उसने उठा रखी थी। दोनों खंडर से बाहर आ गए। काश वो काला शहर हमारी चमाई के मंदिर तक रहनुमाई कर देता। खंडर से निकलते ही साजिद ने खुद कलामी में कहा। नासिर बोला, फिक्र न करो, हम चमाई मंदिर के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। मंदिर भी नज़र आ ही जाएगा। मगर तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ? तुम बहुत भोले हो, नासिर ने मुस्कुराकर कहा। हम पर जिन 5 अफराद ने हमला किया था वो सांसी ही तो थे। तुमने इनकी धमकी नहीं सुनी थी? हाँ, याद आया, मैं तो भूल ही गया था, वो हौले से हंसकर बोला। हम अभी मैदानी इलाके में ही खड़े हैं। मुझे दूर एक जंगल के आसार तो नज़र आ रहे हैं। मेरा ख्याल है वही सांसियों की आबादी होगी, नासिर ने कहा। और फिर दोनों आगे बढ़ गए। शगुफ्ता और जीनत दोनों को अब इस बात की खुशी थी कि शफकत राह रास्त पर आ गया था, और सारे हालात से आगाह होने के बाद उसने अब अपने दिल से अंधेरी कोठी को नजर आतिश करने का ख्याल निकाल दिया था। उसने ये तसल्ली भी दी थी कि वो इस महल्ले वालों को भी एतमाद में लेने की कोशिश करेगा। चुनांचे शफकत की दुकान नुमा बैठक पर जब महल्ले के चंद लोग इकट्ठे हुए तो इन्हें शफकत ने सारी बात से आगाह कर दिया। ये झूठ है, वो दोनों औरतें अपने जादू टोने को जारी रखना चाहती हैं, रियाज नामी एक शख्स ने तल्खी से कहा। तो इसकी देखा देखी एक दूसरा भी इसकी तायद में बोला, रियाज भाई की बात दुरुस्त है। इस आसेबी कोठी को काले और सिफली अमल का गढ़ बनाया जा रहा है। एक पुलिस वाला भी इसकी भेंट चढ़ चुका है। किसी रोज़ हमारी भी बारी आ सकती है, शफकत ने ठंडे दिमाग से इन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा। तुम लोगों को मेरी बात पर भरोसा करना चाहिए। मेरा भंजा नासिर भी तो आखिर इनके साथ ही रहता है, और मैं क्यों उसका बुरा चाहूँगा। हमें कुछ दिन इंतज़ार कर लेना चाहिए। इश्तिहाल में आकर मामला ज़्यादा बिगड़ सकता है। महल्ले के उन चंद लोगों में शफकत का दोस्त शमशुद्दीन भी मौजूद था। ये वही शख्स था जिसके साथ तैमूर के घर जाकर उन्होंने नासिर के लिए शगुफ्ता का रिश्ता मांगा था। उसने भी शफकत की हिमायत में महल्ले के लोगों को समझाने की कोशिश की। चुनांचे वो लोग खामोशी से उठकर चले तो गए थे, मगर हकीकत यही थी कि वो शफकत की बातों से ज़रा भी मुत्तफिक नहीं हुए थे। इनमें रियाज नामी शख्स सबसे आगे था। लिहाजा उसने चंद लोगों को अपने साथ मिला लिया और इस अंधेरी कोठी को आग लगाने का मंसूबा तैयार किया जाने लगा। वो लोग अब ये समझ रहे थे कि शफकत अपने भांजे नासिर की वजह से दब गया है, लिहाजा अब ये काम इन्हें खुद ही मिलकर अंजाम देना होगा। नवाज नामी पुलिस वाले की हलाकत के बावजूद अंधेरी कोठी पर पुलिस का पहरा मौजूद था। रियाज और उसके साथियों ने सबसे पहले इस बात का पता लगाया कि रात की शिफ्ट में कितने पुलिस वाले पहरे पर होते हैं। तब इन्हें मालूम हुआ कि रात के वक्त चूँकि शरपसंदी का ज़्यादा खतरा था, इसलिए रात में अब 5 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए थे, जबकि दिन और शाम की शिफ्टों में सिर्फ 2-2 पुलिस वालों का पहरा होता था। रियाज ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपने साथ 6 अफराद को मिला लिया। ये काम बड़ी राजदारी के साथ किया जाने वाला था। सबसे पहले उन्होंने पेट्रोल और मिट्टी के तेल के 4 कैनों का बंदोबस्त किया और 2 अफराद के हवाले से एक एक कैन दे दिया गया। जिस टोले में रियाज था, इनके पास 2 कैन थे। अब मंसूबा ये था कि एक टोला अंधेरी कोठी के अकब से
दीवार फांद कर अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरा टोला जुनूबी दीवार से नकब लगाएगा, जबकि खुद रियाज और उसके बकिया 2 साथी कोठी के दाएं जाने वाली दीवार को फांदने की कोशिश करेंगे। चुनाचे मंसूबा मुकम्मल होते ही इस पर अमल शुरू कर दिया गया। कोठी की असल इमारत के गिर्द 4 दीवारी ज़्यादा बुलंद न थी, ताहम फिर भी उसे नकब लगाकर ही फांदा जा सकता था। रात जब अपने निस्फ पहर में दाखिल हुई तो ये लोग 3 टोलियों में बंटकर अंधेरी कोठी की तरफ चल दिए। जैसा कहीं मज़कूर हो चुका है कि ये कोठी अलग थलग और एक मुख्तसर से मैदानी इलाके में वाक़ थी। कोठी के चारों तरफ का इलाका खाली प्लाटों पर मुश्तमिल था, इसलिए आग लगने की सूरत में इसके फैलाव का खतरा न था। बहरतौर ये लोग अपने अपने मुकर्ररा मकाम तक पहुँचे, लेकिन इन्हें दीवार फांदने की कोई सूरत नज़र न आई, तो ये लोग कोठी के अक़ब में दोबारा इकट्ठे हो गए। रियाज भाई, दीवार फलांगना तो नामुमकिन नज़र आ रहा है, अब क्या करें? एक ने फिक्र भरे लहजे में कहा। रियाज सरगोशी में जवाबन बोला, हिम्मत क्यों हारते हो? ज़रूरी नहीं कि अब हम सब लोग ही अंदर दाखिल हों। अगर किसी तरह 2 अफराद भी हिम्मत करें तो अंदर कूद सकते हैं। मगर कैसे? दूसरे ने पूछा। हम खुद सीढ़ियाँ बन सकते हैं, रियाज ने कहा। फिर वो इन्हें समझाने लगा और वो सब रियाज की जहानत के कायल हो गए। अब तय ये किया गया था कि सिर्फ रियाज और उसका एक साथी अंदर दाखिल होंगे। बाद में रस्सी की मदद से पेट्रोल के गैलन ऊपर खींच लिए जाएंगे। लिहाजा ऐसा ही किया गया। सबसे पहले अकबी दीवार के सहारे एक निस्बतन तनुमन शख्स को खड़ा कर दिया गया। फिर उसके कंधों पर एक दुबले पतले शख्स को सीधा खड़ा कर दिया गया। इसके बाद रियाज मज़ीद 2 आदमियों के सहारे पर इस दुबले शख्स के कंधों पर टिक गया। वहाँ से उसने अपने दोनों हाथ मुंडेर पर फंसा लिए और अपने वजूद को बाजुओं के सहारे ऊपर कर दिया। फिर इसी तरह दूसरे शख्स को भी अपने ऊपर लाद कर दीवार की मुंडेर तक पहुँचा दिया गया। इसके बाद एक रस्सी के जरिए पेट्रोल के 2 गैलन भी ऊपर खींच लिए गए। रियाज और उसका साथी अंदर पानी बाग में कूद गए, मगर इससे पहले कि वो दोनों गैलन अंदर उतार चुके थे। चंद सानिये वो घने पौधों में दम साधे दुबके बैठे रहे। फिर इसके बाद रियाज ने सरगोशी में अपने साथी को हिदायत देने लगा। फिर इन दोनों को जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ उन्होंने पेट्रोल छिड़क दिया। ये कोठी कदीम तर्ज की थी और ज़्यादातर इसमें इमारती लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए बड़ी आसानी से बाहर से काम को निपटाने के बाद वो दोनों पलटे। रियाज ने थोड़ा पेट्रोल बचा रखा था, जिसे वो अपने कदमों पर छिड़कता हुआ वापस अकबी दीवार तक पहुंचा। फिर दोनों एक घने ऊंचे दरख्त पर चढ़ गए, जो दीवार की मुंडेर के बिल्कुल करीब था। दोबारा वापस बाहर कूदने के लिए रियाज ने पहले ही से इस दरख्त का इंतखाब कर रखा था। दरख्त पर चढ़ने के बाद रियाज ने अपनी कमीज की जेब से माचिस निकाली और जहरीली मुस्कुराहट के साथ दिया सलाई जलाकर पेट्रोल की बनाई हुई लकीर की तरफ उछाल दी। पेट्रोल की लकीर ने जलती हुई दिया सलाई के गिरते ही आग पकड़ ली और एक आतिशी लकीर ने तेजी के साथ अंधेरी कोठी की चौबी दीवारों को किसी आतिशी अजदे की तरह निगलने के लिए अपना सफर शुरू कर दिया। अपना काम निपटाने के फौरन बाद ही दोनों ने दरख्त से मुंडेर पर छलांग लगाई और फिर बाहर नीचे तारीकी में कूद गए। आग ने जैसे ही कोठी की दीवार को छुआ, अचानक आसमान पर जोर से बिजली कड़की और फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो इस कदर शदीद और तूफानी था कि पेट्रोल की भड़कती हुई आग भी इस आनन फानन शुरू में होने वाली तूफानी हवाओं और बारिश में बुझकर रह गई। कोठी के मकीनों को पता भी न चल सका कि मशीयते अज़दी से एक घिनौनी साजिश खुद अपनी मौत आप मर चुकी थी। बदस्तूर तारीकी में आगे बढ़ते रहे। इन 5 सांसियों के हमले के बाद से नासिर अब पहले से ज़्यादा मोहतात हो गया था, लिहाजा वो अपने गिरदोपेश में गहरी नज़रें डालता हुआ साजिद के साथ तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ रहा था। नासिर का दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। इसे अब हर कदम पर खतरा सांप की तरह पन खाड़े घात में बैठा महसूस हो रहा था। जंगल करीब आने लगा था और ये इस कदर घना और तारीक जंगल था कि नासिर के लिए इसके अंदर दाखिल होने का तसव्वुर ही मुहाल हो रहा था, मगर वो मोहतात और चौकस था। जंगल के करीब पहुंचकर वो ज़रा देर के लिए रुक गया। जंगल के अंदर आसेबी सन्नाटा तारी था। बाहर तोर ज़रा देर बाद नासिर और साजिद ने अल्लाह का नाम लेकर आगे कदम बढ़ा दिए। वो दोनों अब घने जंगल में दाखिल हो गए थे और नासिर की कोशिश यही थी कि
کہ وہ لمبے لمبے درختوں کی آڑ لینے کی بجائے بوٹے قد کے مگر چھتناور اور گھنے پیڑوں کی آڑ لیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی کنپٹیاں بری طرح سائیں سائیں کر رہی تھیں، اس کے دل میں کھٹک سی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دور نکل آنے کے بعد جنگل کا گھنا پن ختم ہونے لگا اور خضر جھاڑیوں کا ایک مختصر میدان نظر آنے لگا۔ ایک مقام پر ناصر ٹھٹک کر رک گیا اور بغور آنکھیں سکیڑے سامنے تکنے لگا۔ اسے ذرا دور گھاس اور خضر جھاڑیوں کے میدان میں سرکنڈوں کی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں نظر آنے لگیں۔ چند ایک جھونپڑیوں سے روشنی کے جگنو سے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا دل بے اختیار مسرت سے دھڑک اٹھا۔ وہ اس خوشی میں ساجد سے سرگوشی میں بولا، ساجد، لگتا ہے ہم منزل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، ساجد بھی دھیمی آواز میں خوشی سے بولا، کیا ہم پرانے مندر کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم ابھی سانسیوں کی آبادی تک آ پہنچے ہیں۔ ہمیں اب راستہ بدل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ چمائی کا وہ پرانا مندر آبادی سے ذرا ہی دور ہے، آؤ چلیں، ناصر نے کہا اور دونوں ایک بار پھر آگے بڑھ گئے۔ ناصر نے اب احتیاطاً اپنی ایک پنڈلی سے کرولی نکال کر ساجد کی پنڈلی پر باندھ دی تھی کہ اگر بوقت ضرورت کسی فوری اور ممکنہ خطرے کے پیش نظر وہ اسے استعمال میں لا سکے۔ اب وہ دونوں سانسیوں کی آبادی سے ذرا ہٹ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ذرا ہی دیر بعد سرکنڈوں کے جھونپڑے بہت دور چلے گئے۔ یہاں پر جنگل کم گھنا تھا اور چٹکی ہوئی چاندنی میں آس پاس کا ماحول خاصی حد تک روشن تھا۔ اس مدھم روشنی میں ناصر کو اچانک اپنے دائیں جانب ذرا فاصلے پر ایک مخروطی اور کھنڈر نما عمارت کے آثار نظر آئے۔ وہ فوراً بھاپ گیا کہ یہی چمائی کا مندر ہے۔ ناصر کامیابی کے جوش میں اب تیز تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ دونوں تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ اچانک ناصر کو اپنے دونوں پیروں میں جکڑن کا احساس ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، اچانک اس کے دونوں پاؤں ایک جھٹکے سے اوپر اٹھے۔ بے اختیار اس کے حلق سے ایک تیز چیخ خارج ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ سر کے بل اوپر اٹھتا چلا گیا۔ کلہاڑی بھی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے خضر جھاڑیوں میں گر پڑی۔ ساجد بیچارہ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہ ناصر کو آوازیں دینے لگا۔ ٹھیک اسی وقت آس پاس کی جھاڑیوں سے 6-7 ننگ دھڑنگ سانسی اپنے ہاتھوں میں کرولیاں اور نیزے سنبھالے نمودار ہوئے اور انہوں نے حیران و پریشان کھڑے ہوئے ساجد کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ناصر نے ساجد کو خطرے میں پایا تو اس کے وجود میں جوش کی ایک تیز لہر سی آئی۔ منزل کے قریب پہنچ کر وہ شکست سے دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ہمت اور جرأت سے کام لیا اور کسی طرح زور لگا کر اپنے سر کے بل فضا میں معلق وجود کو سمیٹ کر اپنی پنڈلی پر بندھی ہوئی کرولی نکالی، پھر ٹانگوں کی رسی کاٹ ڈالی۔ لیکن اس نے یہ احتیاط رکھی تھی کہ اس کا دوسرا جھولتا ہوا سرا اس کے ہاتھوں میں ہی مضبوطی سے تھما رہے، ورنہ سر کے بل گرنے سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ سکتی تھی۔ بہرطور دونوں پیروں کے جکڑ بند کاٹنے کے بعد وہ نیچے کود گیا۔ پانچوں سانسی اب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ناصر نے یہاں جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا اور چلا کر ان سے بولا، بے وقوفو، جلدی کرو، وہ دونوں مسلمان تمہاری عبادت گاہ میں داخل ہو چکے ہیں، انہیں روکو۔ وہ مقدس جعفر موس کا بت پاش پاش کرنے والے ہیں، ان کے ہمراہ کالا شیر بھی ہے جس نے تمہارے دوسرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر ڈالا ہے۔ ناصر کی بات سن کر ان پانچوں سانسیوں کے چہروں پر ایک لمحے کو الجھن کے تاثرات امٹ پڑے۔ ناصر نے بغور ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے پہلے ہی اطمینان کر لیا تھا کہ ان میں وہ شخص تو موجود نہ تھا جو کالے شیر کے پنجوں سے اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تھا، ورنہ وہ ان دونوں کو پہچان لیتا۔ مگر تم کون ہو؟ ایک سانسی نے کرولی لہراتے ہوئے قدرے تیز لہجے میں اس سے پوچھا۔ ہمیں کلاوتی نے بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں خطرے سے آگاہ کر سکیں۔ ناصر کو چونکہ معلوم تھا کہ ڈھوک پورا کے سرائے کی مالک کلاوتی بھی سانسی قبیلے ہی سے تعلق رکھتی تھی، جسے بعد میں انہوں نے پولیس کے حوالے کروا دیا تھا، لہٰذا یہی سبب تھا کہ کلاوتی کا حوالہ دینے پر وہ لوگ کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے، لہٰذا وہ سب انہیں چھوڑ کر پرانے مندر کی طرف دوڑے، مگر دوسرے ہی لمحے ایک گونجدار آواز پر وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ خبردار، ان کے جھانسے میں نہ آؤ، یہی وہ دونوں موذی ہیں جو میرے بت کو پاش پاش کرنے آئے ہیں، ان دونوں کو ترنت ختم کر ڈالو۔ ناصر اور ساجد اس آواز کو پہچان کر لرز اٹھے۔ یہ جعفر موس کی بدرو کی آواز تھی۔ خطرہ محسوس کرتے ہی ناصر نے سب سے پہلے زمین پر پڑی کلہاڑی اٹھا لی اور پھر ساجد کا ہاتھ پکڑ کر دائیں جانب کی قد آدم جھاڑیوں کی طرف
دوڑتا چلا گیا۔ وہ پانچوں سانسی اب خونخوار آوازیں نکالتے ہوئے ان کی طرف دوڑے۔ ناصر اور ساجد جھاڑیوں اور درختوں کے گنجان سلسلوں کی آڑ لیتے ہوئے ایک لمبا چکر کاٹ کر چمائی کی کھنڈر نما عبادت گاہ کی عقبی دیوار کے قریب جا پہنچے۔